Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आवाज आ रही है सबको प्रॉपर? Yes, sir. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आज पेपर नहीं था क्या? अच्छा अभी हो रहा है अभी वालों का. आप लोग का कोई पेपर का अपडेट आया क्या जेम्स का? नो सर. No, sir. नहीं आया. कोई नहीं. सर संडे को है हमारा बायो का पेपर. वो तो नॉर्मल टेस्ट होगा ना, क्लास टेस्ट टाइप का. यस सर. हाँ मतलब ऐसे कोई जो बोर्ड वाला टेस्ट होता है वैसा कुछ नहीं आया ना, स्कूल का एग्जाम जो. नो सर. हाँ. मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. चलो स्टार्ट करते हैं. पहले वेट करेंगे आईवी वालों के लिए. तब तक किसी को डाउट है कल जो मैंने ये बताया, ये जो इंटेंसिटी वाला पार्ट जो मैं समझा रहा था, उसमें किसी को डाउट है तो मुझे बता दो. बताओ, किसी को तो होगा यार, ऐसे मत बोलो. तो वो काइनेटिक एनर्जी सर रिपीट. काइनेटिक एनर्जी वाला कौन सा? ये कैसे इक्वेशन आई वो, या नीचे वाला? तो नीचे वाला काइनेटिक एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी. बिल्कुल. हाँ एक सेकंड रुको, इसको मैं हटा ही देता हूँ. तो देखो मैं कल बता रहा था कि इंटेंसिटी जो होती है वो एक पॉइंट पे डिपेंड करती है, एंड दैट इज इंटेंसिटी होती क्या है. अगर किसी से कोई तुमसे डेफिनेशन पूछे कि सर बताओ इंटेंसिटी क्या होती है, तो कैसे बोलोगे? बताओ. सर ब्राइटनेस. ब्राइटनेस. और ब्राइटनेस को कैसे हम लोग मेजर करते हैं? मतलब देखने के अलावा अगर आप लोग कैलकुलेटिव मेजरमेंट लेना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप ब्राइटनेस को? बोलो सर मुझे तो क्या पता है, मैं तो सिर्फ देख के बोलती हूँ कि ये ब्राइट है ये डल है, ऐसा है ना. लेकिन व्हाट इज एक्चुअली इनटू इट? जब आप लोग किसी भी सरफेस की स्टडी करते हैं, मान लो ये लाइट का सोर्स है, ठीक है, और एक सोर्स ब्राइट है और एक सोर्स डल है, तो आपको क्या लगता है क्या होता होगा एक्चुअली? ब्राइटनेस कैसे ज्यादा होती होगी या डल क्यों होता होगा? ऐसा कोई रीजन, स्पेसिफिक रीजन क्या होता होगा, कोई बताओ. सर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल. सर आपने कल बताया था कि जब नंबर ऑफ रेडिएशन ज्यादा हो. हाँ यस सर. नंबर ऑफ रेडिएशन ज्यादा हो. नंबर ऑफ रेडिएशंस पर यूनिट टाइम पर यूनिट हाँ एरिया. बिल्कुल. देखो क्या होता है कि एक तो होता है ब्राइटनेस, दो चीजों पे डिपेंड करती है. एक तो इंटेंसिटी जो सॉरी फ्रीक्वेंसी जो आपने पढ़ा है कि सर वेवग्योर जो आपने पढ़ा है, तो उसमें वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपने अरेंज किया, विच इज सिमिलर टू द फ्रीक्वेंसी, राइट. तो वो तो आपको आइडिया है कि सर ये ऐसा होता है इसमें. लेकिन अगर मान लो कि सेम ही सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे कि आपके घर का जो मान लो बल्ब है वो तो सेम ही सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन कभी जब वोल्टेज कम आता है तो वो डल चलता है, और जब वोल्टेज प्रॉपर आता है तो एकदम ब्राइट चलता है, राइट. तो ऐसा क्या होता है जिससे, या फिर मान लो अपना लैपटॉप है, लैपटॉप की आप ब्राइटनेस सेट करते हो तो उसमें थोड़ी कलर इंटेंसिटी चेंज होती है, कलर तो सेम ही रहता है उसके बैकग्राउंड का, सिर्फ ब्राइटनेस अप या डाउन करते हो आप. तो ब्राइटनेस बढ़ाने के पीछे लॉजिक क्या है? तो हम क्या करते हैं, आप इसको रिलेटेड ऐसे करो कि सर जब हम लोग वोल्टेज बढ़ता है घर में तो ब्राइट हो जाती है लाइट. इसका मतलब वोल्टेज का मतलब क्या है? एनर्जी दे रहे हैं हम ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उतना ही है, वोल्टेज बढ़ गया तो ई इंटू वी ज्यादा हो गया, क्योंकि वी बढ़ गया, है ना. तो घर में जब इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग ज्यादा लाइट दोगे, वी अगर बढ़ गया तो पूरा ओवरऑल क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, और अगर ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ जाती है मतलब एनर्जी ज्यादा दे रहे हो अगर आप लाइट को, तो वो ज्यादा एनर्जी एमिट भी कर रहा है. लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ है, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट है, और आपने एनर्जी बढ़ा दी, तो किस एक ही रीजन हो सकता है कि नंबर ऑफ रेडिएशन ज्यादा हो गए हों. क्योंकि अभी भी आपके बल्ब की लाइट थोड़ी चेंज हो गई है कि पहले थोड़ा सर येलो जलता था अब थोड़ा ब्लूइश जल रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है. वो पहले भी व्हाइट ही जलता है, बाद में भी व्हाइट ही जलता है. तो इसका मतलब ये है कि दैट ग्लो इन इंटेंसिटी और इंक्रीज इन इंटेंसिटी इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ रेडिएशंस, नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल रेडिएशंस. ठीक है. और वैसे भी इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी का जो डेफिनेशन ही होता है यही होता है इंटेंसिटी का, दैट इज नंबर ऑफ रेडिएशंस पर यूनिट टाइम, सॉरी रेडिएशंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम.
तो पर यूनिट एरिया में कितने रेडिएशंस फॉल हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, नॉट कितनी ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन फॉल हो रही है, दैट इज नॉट कॉल्ड इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड ब्राइटनेस, सॉरी दैट इज कॉल्ड डिफरेंट एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि सर इसमें अगर पहले 20 मॉलिक्यूल्स फॉल कर रहे थे, सॉरी 20 रेडिएशंस फॉल कर रही थी, तो इसकी इंटेंसिटी कुछ होगी, और अगर आप नंबर ऑफ रेडिएशंस इंक्रीज करके 25 या 26 कर देते हो तो इसकी इंटेंसिटी कुछ और हो जाएगी, होगी ना। तो इस अब आप मुझे ये बताओ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक रेडिएशन जो आता है यहाँ पे फॉल करता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो आप अगर रेडिएशंस बढ़ा दोगे तो क्या उससे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा, अगर नंबर मैंने रेडिएशंस का बढ़ा दिया तो? बोलो। So can you So repeat? can you repeat? बिल्कुल, जैसे ये है, ये एक बच्चा है, ठीक है, और जो भी है, और यहाँ पे एक फुटबॉल है, सॉकर है। अब इसको किक करना है फुटबॉल को, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि फुटबॉल की जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से वो किक करेगा उसको, वो किस बात पर डिपेंड करेगी? सर जितनी फोर्स से मार रही है, जितनी फोर्स से वो मारेगा। अब अगर मान लो कि मैंने एक दूसरा बच्चा लेके आ गया मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको भी किक करना है इस फुटबॉल को, तो ये इस फुटबॉल की वेलोसिटी जब ये किक कर रहा होगा तो किस बात पर डिपेंड करेगी? जितने फोर्स से दूसरे वाला मारेगा। क्या ये इसकी फुटबॉल की जो एनर्जी है इस बात पर डिपेंड करेगी कि भाई दो बच्चे आ गए अब तो अब ज्यादा एनर्जी से फुटबॉल बाहर जाएगी, ऐसा होगा क्या? बेशक अगर दोनों इकट्ठे मारेंगे तो ज्यादा दोनों एनर्जी इकट्ठे मार सकते हैं, तुम बताओ। थोड़ा मुश्किल है सर। एग्जैक्टली, तो वैसा नहीं होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि when we have already assumed that one radiation only strikes with one electron, ठीक है, तो एक बार में एक रेडिएशन एक ही इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर सकता है, तो जस्ट लाइक कि एक बार में एक ही बच्चा फुटबॉल को किक कर सकता है। अब फुटबॉल हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और रेडिएशंस हो गए बच्चे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप बढ़ाओगे तो फिर आपको नंबर ऑफ बॉल्स भी ज्यादा अरेंज करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू फॉर एवरी स्टूडेंट्स टू बी एंगेज्ड विद दोस। वैसा ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है, वैसे ही मेटल सरफेस पे भी होता है कि अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा करनी है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को अगर आपको ज्यादा बढ़ाना है तो आपको बच्चे की एनर्जी को बढ़ानी पड़ेगी, ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ाना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी पे, ना कि नंबर ऑफ इंटेंसिटी पे, सॉरी नंबर ऑफ रेडिएशंस पे। ये जो रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी पे इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली डिपेंड करेगी, जिसके लिए हमने इक्वेशन भी लिखा है कि hν = hν0 + ke। अब hν0 तो फिक्स होता है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स्ड होता है फॉर एनी पर्टिकुलर मेटल, मेटल के लिए फिक्स होता है। तो जितना ज्यादा ये बढ़ाओगे उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। उसको मैंने मैथमेटिकली भी यहाँ पे दिखा दिया और तुमको प्रैक्टिकली भी समझा दिया कि जब एक रेडिएशन एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तो उसकी एनर्जी उस रेडिएशन की एनर्जी पे डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है। लेकिन अगर कोई पूछे कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि कितने नंबर ऑफ रेडिएशंस फॉल होती है, कि जितने रेडिएशन फॉल होगी वो उतने इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगी और उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। बोलो हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. तो Yes, इसका sir. मतलब दो पॉइंट्स हम कंक्लूड कर सकते हैं। इंटेंसिटी will only affect number of electrons, while energy of radiations or frequency of radiation will also affect kinetic energy but not number of electrons। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने कल भी लिखवाया था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। और दूसरा पॉइंट इंटेंसिटी, आप इंटेंसिटी लिखोगे, मैं आई लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पता है कि इंटेंसिटी है। तुम आज से 2 महीने बाद रिवीजन करोगे तो भूल जाओगे कि आई इंटेंसिटी है कि करंट है, राइट? तो इसलिए आप लिखो उसको इंटेंसिटी। आई डज नॉट
depend on, sorry, I does not affect kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी किसका? ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम। और फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। बोलो यहां तक क्लियर है तो? यस सर। ठीक है। Yes, sir. और इस चीज को एक तुम, डाउट है हाँ बोलो। सर, जो आपने ये फॉर्मूला लिखा है एच न्यू इजिकल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, एक केस के लिए शायद वैलिड नहीं होगा जब एच न्यू है वो लेस देन एच न्यू नॉट हो। हाँ वहां पे फॉर्मूला वैलिड ऑब्वियसली नहीं, मतलब फॉर्मूला वैलिड है बट एच नी हुई इतना कम है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। तो नेगेटिव तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं कि काइनेटिक एनर्जी हो, राइट? तो वहां से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं रहा है, वहीं का वहीं रहेगा, जो रेडिएशन फॉल हो रही है वो कुछ अफेक्ट नहीं कर रही है। मतलब मे बी टेम्परेचर बढ़ा दे बट इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट नहीं करेगी। जैसे आप लोग फिजिक्स में कुछ कैलकुलेट करते हो, मान लो वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो और नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब आप मानते हो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो, ऐसा नहीं कि वेलोसिटी नेगेटिव होगी, नेगेटिव नहीं होती कुछ। तो वैसा इसमें भी हम लोग अज्यूम करते हैं। और जब आपका डाउट है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुमिनस इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी जो है इंटेंसिटी कैलकुलेट करने की यूनिट है, ठीक है? लुमिनस इंटेंसिटी यही होता है, देखो जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी को हम लुमिनस इंटेंसिटी बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी नहीं होती दुनिया में, ये बात समझो आप। इंटेंसिटी किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी रेडिएशन की हो सकती है, बट जो इल्यूमिनेट करती, जो चीजें इल्यूमिनेट करती, जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी से, मतलब लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं उसको। समझ पा रहे हो इस चीज को? यस आर्यन। यस सर पर जैसे जो आपने वो इंटेंसिटी वाला एग्जांपल, अगर सर हम वो फुटबॉल के एग्जांपल से देखें सर, तो जितनी इंटेंसिटी से वो बच्चा फुटबॉल को स्ट्राइक करेगा उतनी उसने उसकी टर्म kinetic गलत बोल रहे हो ना, इंटेंसिटी नाम की कोई चीज होती नहीं है वैसा, जहां पे तुम टर्म यूज करो ना। अब ऐसे तो लोग डिस्टेंस भी बता देते हैं कि सर यहाँ से 2 घंटे दूर है, लेकिन दैट इज नॉट द एक्चुअल यूनिट ऑफ कंपेयरिंग डिस्टेंस, है ना? डिस्टेंस निकालने का किलोमीटर होता है। तो वैसी टर्म गलत यूज करते हैं जनरल स्लैंग में, जनरल लैंग्वेज में आप गलत वर्ड यूज करते हो कि ज्यादा इंटेंसिटी से मारूंगा मैं, ऐसा नहीं होता। ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब ही होता है कि नंबर ऑफ स्ट्राइक्स पर यूनिट टाइम। अगर आप ज्यादा इंटेंसिटी से मारने का बोल रहे हो, इसका मतलब ये कि आप बार बार एक ही सेकंड में 5 बार बॉल को किक करोगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है फुटबॉल के केस में, है ना? तो आप टर्म गलत यूज करते हो। वहां पे आप बोलोगे कि जितनी ज्यादा एनर्जी से मारूंगा कि वो दूर जाएगी, दैट इज द एक्चुअल टर्म वहां पे जो यूज होना चाहिए। क्लियर है? जैसा फिर तो सर हम जितनी भी, अगर अगर आपने कहा कि 5 सेकंड में, 1 सेकंड में 5 बारी बॉल मारते हो, वो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर उससे तो इफेक्ट ही नहीं करेगी काइनेटिक एनर्जी। क्या? पर फिर अगर जो आप कह रहे हो कि जो बॉल को इंटेंसिटी मिल रही है उससे, फिर उससे तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है सर। है ना? और दूसरी चीज की फुटबॉल और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है। मैंने फुटबॉल का एग्जांपल लिया ताकि तुम इस चीज को समझ पाओ, इसको डायरेक्टली फुटबॉल से रिलेट मत करो, है ना? क्योंकि फुटबॉल एक ही होती है ग्राउंड में, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं उस मेटल के पास, ठीक है? मैंने एग्जांपल फुटबॉल का इसलिए लिया कि मैंने समझाना चाहा कि 2 बच्चे अगर किक करते हैं फुटबॉल को, तो उस पर्टिकुलर फुटबॉल की एनर्जी जो होगी वो बच्चे की एनर्जी पे डिपेंड करेगी, ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगी। ये समझाना चाह रहा था मैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो नंबर ऑफ रेडिएशंस पे डिपेंड नहीं करेगी, एक पर्टिकुलर रेडिएशन की एनर्जी पे डिपेंड करेगी। और वहीं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बाहर निकलेंगे मेटल सरफेस से, वो नंबर ऑफ रेडिएशंस पे डिपेंड करेगी, ना कि वो एक रेडिएशन की एनर्जी पे डिपेंड करेगी। तो उस वाले एग्जांपल को फुटबॉल से रिलेट नहीं कर सकते तुम। ठीक है? तो ये है चीजें। बाकी लुमिनस इंटेंसिटी और इंटेंसिटी का भी मैंने समझा दिया। और बाकी ये कैसे, लुमिनस इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ रेडिएशंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट। नहीं देखो, कुछ फॉर्मूला मत बनाओ अपने मन से। देखो इंटेंसिटी जो होता है, डायरेक्टली जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया, जो इंटेंसिटी का तुमने पढ़ा है, लुमिनस इंटेंसिटी का एनर्जी जो भी आपको बताता है कोई, वो ये बताता है कि पर यूनिट एरिया अगर मान लो 50 रेडिएशंस फॉल करेगी तो उसकी एनर्जी हो जाएगी 50 इंटू एचसी अपॉन लैम्डा। अच्छा, ये जो कंफ्यूजन है मैं समझ गया कहां से आ रहा है। एक और कंफ्यूजन है, आप लोग समझो, सब लोग आंसर करेंगे इस बात को। जैसे कि इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा
वो क्या होगा, कोई बताएगा? नंबर ऑफ रेडिएशंस अपॉन टाइम, नहीं एनर्जी अपॉन अपॉन एरिया। टाइम। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, आप तो मजाक कर रहे हो। अभी आप बोल रहे हो कि एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, और आप बोल रहे हो कि एनर्जी अपॉन टाइम ही होगा इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो आप लोग समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सॉरी, इंटेंसिटी, एनर्जी अपॉन एरिया, नॉट टाइम, एरिया होगा। आप लोग इस चीज को समझो, देखो डिफरेंस समझना जरूरी है स्टेटमेंट में, कि क्या स्टेटमेंट बोला जा रहा है और क्या मैं समझा रहा हूँ। जो मैं वहां पे एनर्जी की बात कर रहा हूँ वो किसकी एनर्जी है बताओ? इस पिछले स्लाइड पे जो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ किसकी एनर्जी है? क्या वो रेडिएशन की एनर्जी है या वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है? यहाँ पर जो आपने स्लाइड रेडिएशन। वो तो इलेक्ट्रॉन Radiation. रेडिएशन, रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन दोनों की एनर्जी को मैं तो रिलेट कर रहा हूँ। रेडिएशन। एक इंडिविजुअल रेडिएशन और उस इंडिविजुअल रेडिएशन से कॉज्ड जो इमिशन है, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसकी दोनों की एनर्जी को मैं रिलेट कर रहा हूँ। क्लियर है? अब यस आप सर। बोलोगे सर इंटेंसिटी का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन एरिया होता है, तो अगर रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी भी तो ज्यादा होगी। लेकिन वहां पे आप लोग एक चीज भूल जाते हो, जो सर ने बताया होगा, मे भी फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि जब हम उस टाइम जब लेते हैं ना एनर्जी पर यूनिट एरिया, वहां पे हम रेडिएशन चेंज नहीं करते, सेम ही रेडिएशन को, सेम ही रेडिएशन की इंटेंसिटी निकालते हैं हम लोग। तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं कि सर एक ये है, तो पहले अगर मान लो तीन रेडिएशन फॉल कर रही थी किसी एरिया पे, तो उसकी एनर्जी होगी 3 टाइम्स एच न्यू। और बाद में अगर मान लो 20 रेडिएशन फॉल करने लगी, तो बाद में एनर्जी हो जाएगी 20 टाइम्स एच न्यू। तो एनर्जी भी तो बढ़ रही है ना नंबर ऑफ रेडिएशन के साथ। सिर्फ रेडिएशन की एनर्जी से थोड़ी एनर्जी बढ़ती है, नंबर ऑफ रेडिएशन से भी तो एनर्जी बढ़ सकती है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के केस में नंबर ऑफ एक रेडिएशन एक ही इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करती है, तो वहां पे हम उस एनर्जी के इंक्रीज का बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन कर रहे हैं अभी। समझ में आई बात? जब जब सर आगे और नहीं भी आई तो अभी के लिए आप लोग देखो, मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ, कहीं कोई नहीं समझाता, सिंपली लिख दिया जाता है कि इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बस यही स्टेटमेंट मिलेगा, आप किताब में भी खोल के देख लेना, कोई भी बुक में खोल लेना। क्योंकि आप अभी समझ भले ही नहीं पा रहे हो इस चीज को, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, ये अच्छा ये तो नॉर्मल सी बात है, राइट? तो जितना भी आपको समझ में आया, आई थिंक बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई है बात जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर जो आपने अभी अभी समझाया वो नहीं समझ आया। हाँ अभी भूल जाओ उसको, ठीक है? जो पहले समझाया वो समझ में आया, यस सर। कि फिर वो डिस्कशन में अपन चले जाएंगे, जो वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता वो डिस्कशन। आगे समझाऊंगा मैं, जब भी कभी मौका मिलेगा तो ये चीज समझा दूंगा मैं, कि एनर्जी दोनों चीज पे डिपेंड करती है। वो आगे मैं समझाऊंगा, जब आप एक बार फिजिक्स में पढ़ लो, वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब पढ़ लो, एनर्जी के बारे में जान लो, तो मैं ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा, तो समझ में आएगा। ओके सर। सेकेंड चीज है, तो इसका अगर कोई ग्राफ आपसे पूछे कि चलो इंटेंसिटी वर्सेस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का ग्राफ ड्रॉ करो, या इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करो, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये है इंटेंसिटी यहाँ पे, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होगा बोलो, कैसा ग्राफ बनेगा? बताओ। तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन कैसे? नहीं सर, स्ट्रेट लाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में लाइन। बनेगी। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है क्या? नो सर, ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है? फोटो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉन्स की। फोटो इलेक्ट्रॉन्स कोई अलग इलेक्ट्रॉन नहीं है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स टर्म यूज करने का मतलब ये होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से जो निकला उसको हमने फोटो इलेक्ट्रॉन बोल दिया, बस। बाकी है वो इलेक्ट्रॉन ही, और उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी अलग। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा कुछ, कि सर काइनेटिक एनर्जी आप कितना भी इंक्रीज कर लो, सॉरी इंटेंसिटी आप कितना भी इंक्रीज कर लो, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। लेकिन
अगर आपने, और वो भी एक उसमें भी एक पॉइंट है, आपको एक बहुत छोटी सी थिन लाइन है, वो ये समझनी पड़ेगी कि दिस इंटेंसिटी जो है वो उस रेडिएशन को फिक्स रखना पड़ेगा, फॉर अ फिक्स रेडिएशन विच इज केपेबल इनफ टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। पहले तो रेडिएशन केपेबल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तब जाके ये स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉ होगा, नहीं तो फिर कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं ना। समझ पा रहे हो इस बात को? ये जो इंटेंसिटी है ये सेम रेडिएशन की बात कर रहे हैं, फॉर अ रेडिएशन causing photoelectric emission। समझ रहे हो आप इस बात को कि जब हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हम ये बात मान चुके हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, मतलब हम ये बात मान चुके हैं कि जो रेडिएशन है विच दैट इज सफिशिएंट इनफ टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तब जाके ये ग्राफ ऐसा प्लॉट होगा। नहीं तो काइनेटिक एनर्जी का तो कोई सीन ही नहीं बनता ना, अगर इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं तो फिर तो काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी नहीं, जीरो, तो उसका ग्राफ क्या बनाओगे? समझ पा रहे हो आप इस बात को? यस सर। ठीक है। दूसरा है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो सर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी पे, और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। होगा कि सर इंटेंसिटी भी बढ़ रही है और फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो फिर ऐसा ही स्ट्रेट लाइन होगा। यस सर। ये ग्राफ Yes, sir. आपको सर ने पढ़ाया होगा फिजिक्स में अभी थोड़े दिन पहले ही। यस सर। ठीक है, तो ये एक है इंटेंसिटी वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ग्राफ, और एक है इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ बोलो। पहला वाला क्लियर नहीं है। देखो पहला वाला ग्राफ मैंने ये बताया कि चलो अगर इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी तो इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्या? तो पहला वाला ग्राफ यही बता रहा है कि देखो आपने इंटेंसिटी इतनी रखी तो भी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, आप इंटेंसिटी यहाँ पे लेके आ जाओ तो भी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, आप इंटेंसिटी कहीं पे लेके चले जाओ काइनेटिक एनर्जी उतनी है। बोलो। तो ग्राफ ऐसा ही होगा ना, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? ठीक है। आपकी आवाज लाउड नहीं आ रही है पर समझ गया मैं, आपको क्लियर हो गया। तो आप देखना नेक्स्ट टाइम उसको ना। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो वो मैंने अभी जस्ट समझा ही दिया था पहले ही जब समझा रहा था कि सर अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये तो सर कांस्टेंट होता है, ये क्या है? ये कांस्टेंट है फॉर अ मेटल। आप बोलोगे सर मेटल चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो जब, या कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप सब कुछ ही वेरिएबल बना दोगे, तो फिर आप क्या ही कैलकुलेट करोगे, राइट? हमें एक रिलेशन निकालना है तो ऑब्वियसली हमें कुछ फिक्स नंबर, कुछ चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। वी नीड टू हैव सम नोन क्वांटिटीज सो दैट वी कैन कैलकुलेट सम अननोन क्वांटिटीज। तो वैसे ही ऐसा नहीं कि आप मेटल भी चेंज कर दो, इंटेंसिटी भी चेंज करो और नंबर ऑफ रेडिएशन सॉरी फ्रीक्वेंसी भी चेंज करो और फिर आप सब कुछ कैलकुलेट करो, वो भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि अभी अपने लिए वो समझना डिफिकल्ट होगा। कर वो भी सकते हो, जब आप सब कुछ पढ़ लोगे तो आप उनको बस इंटरलिंक ही तो करना है सबको। तो अभी हमने माना कि सेम मेटल के लिए, अब आप ध्यान दो, यहाँ है, यहाँ से हमने रेडिएशन फॉल की जिसका फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी है के। यही होता है, रेडिएशन स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, देयर इज नो एनी लैग, वो हमने पहले अज्यूम कर रखा है। अब क्या होगा ध्यान से समझो इसको। अब यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि सर चलो मान लेते हैं इसको हमने इंटेंसिटी के फॉर्म में अगर निकालना है, सॉरी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में अगर हमें निकालना है, तो हम सर इस इक्वेशन को लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट अपॉन एच प्लस के ई अपॉन एच, लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये अभी भी कांस्टेंट है? बोलोगे बिल्कुल है सर, एच से एच नॉट, एच से एच तो कैंसिल हो जाएगा, न्यू नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट है ना, फिक्स ही होता है किसी मेटल के लिए उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस सर। तो अब मैं इसको चलो मान लेता हूँ y और काइनेटिक एनर्जी को मान लेता हूँ मैं x, ताकि अपन ग्राफ प्लॉट कर सके। तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू x अपॉन h प्लस सम कांस्टेंट k, इसको मैंने मान लिया कि
तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिख रहा है, बोलो। कैसा ग्राफ होगा इसका बताओ। स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ, न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच प्लस न्यू नॉट। तो इसका मतलब ये कि सर ये जो ग्राफ होगा आप कहाँ पे क्या रखते हो उस पर डिपेंड करता है। चलो आपने मान लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रख दिया और यहाँ पे न्यू रख दिया, तो पहले तो ये स्टार्ट होगा न्यू नॉट से, न्यू नॉट तक कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, जीरो होगी। तो ये है न्यू नॉट, वाई इंटरसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। सी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ाया होगा सर ने, Yes, sir. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं उसको, वाई किस एक्सिस पे जहां वो कट करेगा। तो वाई अपने लिए क्या है, Yes, sir. न्यू अपने लिए Yes, वाई sir. है ये। तो यहाँ पे कट करेगा और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। बताओ स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा। पॉजिटिव। हाँ, Sir, positive. क्या होगा, Positive. पॉजिटिव तो होगा। क्या होगा, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि 1/h इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व। बोलो। Yes, sir. देखो ना आप यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू 1/h इंटू काइनेटिक एनर्जी प्लस न्यू नॉट। तो 1/h हो गया ना ये स्लोप, काइनेटिक एनर्जी तो इस एक्सिस पे रख ही लिया हमने और न्यू को इस एक्सिस पे रख लिया। बोलो क्लियर है ये ग्राफ सबको कि नहीं। Yes, sir. फाइनली दिस इज द ओनली ग्राफ। तो इतने सारे ग्राफ हमने पढ़ने थे, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी का रिलेशन बता दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी मैंने आपको समझा दिया। दिस इज ऑल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब अपन करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये दिख रहा है आपको, अभी दिखेगा। हाँ, क्वेश्चन है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल इज दिस मच, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच हिट्स द मेटल। पहले डेटा को मार्क करो और पता लगाओ कि वो क्या है और उसको कहाँ यूज करना है। और इस चैप्टर में फॉर्मूला मैंने एक ही बताया तो उसी को यूज करके सॉल्व होगा। इस टॉपिक के लिए एक ही फॉर्मूला आता है अपने को। बताओ, आया किसी का। चलो इसका आंसर सबसे पहले मुझे चाहिए अनीशा से, अनीशा एंड गिरीशा।
यस गिरीशा। जब आप बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी बता रहे हो, आप देखो एक बार क्रॉस चेक करो। ओके देखो आप लोगों को क्या करना है, क्या क्या दिया हुआ है, चलो मुझे बताओ। गिरीशा आप बताओ क्या क्या दिया हुआ है। Sir, threshold frequency and radiation of frequency. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट दिया हुआ आपने को, विच इज So 6 into 10 raised to power 14. 6 into 10 raised to the power 14, ठीक है। और न्यू दिया हुआ आपने को विच इज 1.1 into 10 raised to the power 15, which can also be written as 11 into 10 raised to the power 14, ताकि कैलकुलेशन में 14 14 अपने को दिखता रहे। ये दोनों फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई है और हमको एक ही फॉर्मूला पता है। आप बोलोगे सर हमने अभी तक इस पूरे चैप्टर में फॉर्मूला एक पढ़ा है, क्या? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही फॉर्मूला पढ़ा है। इसी फॉर्मूले को सर हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। या सर हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछ ली जाती है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसी में हम लोग काइनेटिक एनर्जी को हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर भी लिख देते हैं, तो वो रिप्लेसमेंट से हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा अगर कहीं पूछा जाता है तो खैर अभी हमारे लिए सर इंपॉर्टेंट है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी पे ही ध्यान देंगे हम लोग और डायरेक्टली एच न्यू, तो एच इंटू न्यू। सर पूरे इक्वेशन को अगर एच से डिवाइड कर दे तो हमें पता चलेगा न्यू डिवाइड करने से नहीं आएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच आ जाएगा, बट सर हम लोग ऐसा करते हैं न्यू इंटू न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच, ठीक है। तो सर काइनेटिक एनर्जी इंटू सॉरी न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, बोलो। Sir, is the answer 2.1 into 10 raised to power minus 21? 2 point it's 3.3 into 10 to the power minus 19 जूल, 3.3। देखते हैं 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा, minus 5.9 5 into 10 to the power 14, यही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 5 into 10 to the power 14 into 6.6 into 10 to the power minus 34, तो 5 into 6.6 कितना हो जाएगा, Sir, 3.33. 33, ठीक है। 33 into 10 to the power minus 20 हो जाएगा ये, which can also be written as 3.3 into 10 to the power minus 19 जूल। कितने लोग आए, आंसर आ गया था? Sir, I got this answer. वेरी गुड वेरी गुड। चलो यस प्रीति बताओ, कोई डाउट है तो। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो चलो ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लो। चलो वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए। चलो आपको इस बार काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है
और वेवलेंथ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी जो फॉल कर रही है उसकी। तो डेटा आपको पता है, फॉर्मूला भी आपको पता है, यूज करो और सॉल्व करो। बोलो, आया किसी का? देखो मुझे पता है बहुत सारे लोग, और ये बहुत कॉमन सी बात है, बट मोस्टली आप लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे वो कैलकुलेशन वाले पार्ट में कर रहे होगे, नहीं? यस। कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए। तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि कंटिन्यूअसली आपको सिंप्लीफाई करने का सोचना है। कैलकुलेशन को जितना सिंप्लीफाई रख सको उतना बेटर है। तब तक कैलकुलेट मत करो जब तक की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने तुमको पहले ही समझा दी ये ट्रिक। तो कि कोई भी वैल्यू पुट करो लेकिन उसको रहने दो एज इट इज, जब तक कि तुम्हें एकदम फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच जाओ, या फिर उसको सॉल्व किए बिना तुम्हें आंसर नहीं आता हो तब तक। तो कैसे करना है इस चीज को ध्यान से देखेंगे हम लोग। कि दिया गया है कि सर जो रेडिएशन फॉल करती है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है अपने को, ये वेवलेंथ है। तो जो रेडिएशन फॉल करती है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन मैं लिख लेता हूं यहाँ पे सिंपली। और सर हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो या तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर रेडिएशन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। रेडिएशन की एनर्जी को कोई भी कर लो, उससे अपना आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं अपन। तो मैंने क्या किया कि सर एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है, राइट? क्योंकि लैम्डा दिया हुआ है अपने को यहाँ पे, ये जूल में होता है। अगर सर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं। अगर सर इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसको यही लिख दो इंटू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो और सर हमें पता है कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट और वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसी को तो हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। यही तो है वर्क फंक्शन अपना, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो सर वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नॉट मान लेते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि एच सी
अपॉन लैम्डा इंटू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 will be equals to वर्क फंक्शन जो हमें कैलकुलेट करना है प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज गिवन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ H की वैल्यू रखोगे विच इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू C की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा दिया हुआ है, कितना दिया है 310 नैनोमीटर, तो 310 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स में यही होगा। बोलो किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो। अब इसको सॉल्व करना अपने लिए एक टास्क है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सॉरी ये 34 होगा, आप लोग बोलते भी नहीं हो, ये 34 होगा। 6.6 × 10⁻34 होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो पहले तो ये जो नेगेटिव जो पावर 10 टू द पावर समथिंग है उनको सिंप्लीफाई कर लो, बाकी तो हो जाएगा। तो चलो मैं करता हूं। पहले तो 6.6 इसको नेक्स्ट पेज पे करें। यहां तक सबने नोट कर लिया? सर प्लीज एक सेकंड। हाँ हाँ आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। So we have converted nanometer into meters, right? राइट। सर ये आपने HC अपॉन लैम्बडा इंटू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 ये कैसे लिखा है, एक बार बता दो। ये क्या कौन सा वाला? सर सेकंड लाइन में जो आपने इम्प्लाइज के बाद लिखा है, ये वाला? यस सर। तो HC यहाँ लिखा है ना, ये एनर्जी ये रहा, यहाँ जो कैलकुलेट किया उसी को तो मैंने पुट किया बस यहाँ पे। ओके सर। है ना सर 1.6 into 10⁻⁻19 है क्या? 1.6 × 10⁻⁻19 क्या ये क्या है? क्या है? हाँ किसका क्वेश्चन है ये बताओ पहले तो। मान्यता। मान्यता, हाँ मान्यता। कहाँ थी तुम 2-3 क्लास से? देखो मैंने क्या किया है। अच्छा तुम बताओ 1 जूल इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखते हैं हम लोग? यहाँ ये पर लिखते इसकी हैं। वैल्यू पुट करेंगे। हाँ ये होता है जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल। अब जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करना तो क्या लिखोगे? 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही होगा। तो मैंने यहाँ पे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, और क्या। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर 10 टू द पावर -8 है यहाँ पे नीचे, एक्चुअली देखा जाए तो है, क्योंकि 10 यहाँ पे इसको आपने यूज कर लिया है, तो डेसिमल 10 टू द पावर -8 और -19 10 टू द पावर -27 हो जाएगा ये नीचे वाला। 10 टू द पावर -27 और ऊपर है 10 टू द पावर -26, तो इंटू 10 हो जाएगा ये। बोलो हाँ या ना। इतना ही सिंपल कैलकुलेशन है ये। इसको आप कैलकुलेट करके देख लो, यही आएगा सबका। देखो मैंने क्या किया, जो भी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मैंने एक तरफ कर लिया। देखो कैलकुलेशन में आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने उसको एक तरफ कर लिया। तो ये है अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू, ये है और यहाँ पे है, और ये 31 और 10 31 इंटू 10 टू पावर 1 लिख सकते हैं इसको। तो मैं इसको अगर हटा दूं तो ये 10 टू पावर -8 भी लिख दें इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? जीरो हटा के नहीं है, तो मैंने वही किया यहाँ पे 10। अब 10 टू पावर -8 इंटू 10 टू पावर -19 यहाँ पे है, तो ये जगह 10 टू पावर -27। अच्छा इंटू 1.6 भी है नीचे, 10 टू पावर -27 और ऊपर है 10 टू पावर -34 और 10 टू पावर 8, कितना हो गया? 10 टू पावर -26।
तो ऊपर है 10 टू द पावर माइनस 26 और नीचे है 10 टू द पावर माइनस 27, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर 1। बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, मैं इसको इधर करता हूँ। देखो क्या है ये, फिर से देखो सब लोग, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 था पहले ये, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है ये, डिवाइडेड बाय 310 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यही है। दिस विल बी इक्वल टू 6.6 इंटू 3 इंटू, देखो 10 टू द पावर माइनस 34 यहाँ है और 10 टू द पावर 8 है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 10 टू द पावर माइनस 26 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 लिख देता हूँ इसको, क्योंकि 10 यहाँ पे जो है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। इसको सॉल्व करोगे 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 1.6 इंटू 10, बोलो। दिस विल बी इक्वल टू W नॉट प्लस 1.5। अप्रोक्स 2.5 आ रहा है, सही है, आई गेस सही है। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 30 18.8 19.8 होता है, 18 होता है 19.8 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 198 अपॉन 31 इंटू 1.6 विच विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू W नॉट प्लस 1.5, तो W नॉट विल बी इक्वल टू 2.5। ठीक है, बोलो किसी को डाउट है तो बताओ। अब अगर कोई चाहता है कि नहीं सर मुझे ये सब इतना कैलकुलेशन वैल्कुलेशन नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट कुछ बताओ जिससे कि आसानी से हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक पे की पूरी कैलकुलेशन क्या है, पूरी कैलकुलेशन इज जस्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट हाउ यू विल कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल और जूल इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कभी भी अगर आपको लैम्डा दिया, किसी भी रेडिएशन की एनर्जी जो है वो जूल में अगर दी हुई है और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, मैं तुमको बताता हूँ। सब लोग ध्यान से इसको देखेंगे इधर। तो आपको क्या करना है कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपको निकालना है डायरेक्टली, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है, और लैम्डा को आप यूज करोगे एंगस्ट्रम में, तो आपकी जो भी एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगी। आप करके देख लो यहाँ पे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट ये दिस इज वैलिड ओनली फॉर रेडिएशंस। कोई भी रेडिएशन आपको दी हुई है लैम्डा वेवलेंथ की, तो उसके वेवलेंथ को आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसे लिख सकते हो, ये है फॉर्मूला। तो जैसे अपना ये जो क्वेश्चन है उसको करके देखो, तो आप देखोगे कि 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना दिया हुआ है 310 नैनोमीटर विच विल बी इक्वल टू 3100 एंगस्ट्रम, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 10 को 1 एंगस्ट्रम बोलते हैं हम लोग। तो आप इसको करोगे सॉल्व, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 4 ही आ गया, ये एग्जैक्टली आ गया, अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्ट 4 आ गया ये, बोलो समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ,
सर 31 इंटू 1.6 तो कुछ और आंसर आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके। कितना आ रहा है? सो 49.6। 49.6 और 198 डिवाइडेड बाई 49.6 कितना हो जाएगा? देखो इसको कर, 3.9। अप्रोक्सीमेटली 4 नहीं आया यस सर। है ना? 200/50 हो गया तो 4 ही हो गया approximate। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कि एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है इसका आंसर। तो ये जो फॉर्मूला है आप लोगों को, बहुत लोगों को लगा होगा कि नहीं फिर तो यही यूज करेंगे यार, इतना क्यों कैलकुलेट करना है ना। कोई बात नहीं, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रम। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी दिया हो लैम्डा उसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करोगे तभी सही आएगा, नहीं तो अभी ये 40 आ जाता। तो लैम्डा को एंगस्ट्रम में ही यूज करना है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लो और एक और क्वेश्चन दूंगा, दोनों का स्क्रीनशॉट लो। आपको इसको घर से करके आना है, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। स्क्रीनशॉट लेने आता है सबको? डन सर। लैपटॉप में कैसे लेंगे? लैपटॉप लैपटॉप का में बता दो। कौन सा लैपटॉप है? विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन प्लस कंट्रोल। हाँ, प्रिंट स्क्रीन अगर आपके पास विंडोज है तो, बाकी मुझे नहीं पता। मेरे पास कभी नहीं सर, मैकबुक। मैकबुक में होता है ऑप्शन, एक ऊपर आता है स्क्रीनशॉट का। क्या है ये देख लेना, यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो तो पता नहीं मुझे, क्योंकि मुझे क्या लिखा हुआ है लिमिटेड व्हेन। ठीक है, विंडोज में आपको लेना है, विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन करोगे हो जाएगा। एक साथ ही करना है दोनों को, और बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए करना है, ज्यादा देर तक नहीं। और बस तीन ही, यही एक क्वेश्चन है शायद यहाँ पे। हाँ, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और अब मुझे कल आंसर बताना है। अगर आपको कोई डाउट है अभी फिलहाल तो मुझे बताओ, मैं उसको क्लैरिफाई करूं। किसी कोई डाउट नहीं है? सबको सब कुछ समझ में आया आज का? सर जो आपने अभी फॉर्मूला बताया था उसमें जो लैम्डा है उसे हमें पहले एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी डेटा दिया है अगर एंगस्ट्रॉम में दिया है तो डायरेक्ट यूज कर लो, नहीं दिया है तो आप उसको कन्वर्ट करो। ओके सर। ठीक है, तो आप लोग को जो मैंने सीपीपी दिया है वो आप लोग टाइमली सॉल्व कर रहे हैं? सब लोग कर रहे हैं क्या सब लोग? नहीं हो पाती कई बार। कई बार नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है, उसके डाउट्स जो हैं ग्रुप पे डालने हैं, और फिर मैं एक साथ ग्रुप में डाल दो डाउट्स, और आप मेरे से पूछ लो। कल डाउट्स में डिस्कस कर दूंगा सीपीपी के, है ना, यहाँ तक के चैप्टर्स के, जो यहाँ तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग से, हालांकि उसमें टॉपिक वाइज सब कुछ दिया हुआ है ना, तो आप टॉपिक वाइज करके और यहाँ तक के डाउट पूछना। कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हो, जैसे कल कुछ दिन पहले किसी ने पूछा सर इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होता है, तो ये सब ऐसे सिली डाउट, सब ऐसे डाउट्स है जो आपको कहीं भी मिल जाएगा और वो सही मिलेगा, गलत कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसे छोटे मोटे डाउट्स आप गूगल कर लिया करो फोन में डायरेक्ट। हाँ, कुछ कैलकुलेशन वाला है या कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं गलत कॉन्सेप्ट मिल सकता है बाहर इंटरनेट पे, तो आप वो मुझसे पूछ लेना कल की क्लास में। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन का ये है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अरमान, यस सर, थैंक यू सर। एक और स्लाइड है उसकी, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऐसे आपको करना है, और कल के क्वेश्चन में आपको डाउट पूछना है कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
Thank you, sir. Thank you.